नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट BHDLA 137 इसी का इकाई 2 उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व इस विषय पर बात करेंगे। अगर वीडियो की रूपरेखा की बात की जाए तो इसमें हम लोग इन बिंदुओं पर बात करेंगे। उच्चरित भाषा की प्रकृति, लिखित भाषा की प्रकृति, उच्चरित और लिखित भाषा के भेद, उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं, उच्चरित भाषा के प्रकार्य, लिखित भाषा के प्रकार्य, बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन और लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का प्रभाव। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं उच्चरित भाषा की प्रकृति। तो हम सभी जानते हैं कि भाषा के मूल रूप से दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो जो मौखिक भाषा है उसी को हम लोग उच्चरित भाषा कहते हैं और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि उच्चरित भाषा की प्रकृति क्या होती है। विचारों के आदान प्रदान, विचार विनिमय और संप्रेषण की दृष्टि से भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों ही रूप का योगदान होता है, लेकिन इन दोनों रूपों की संरचना में पर्याप्त अंतर होता है। दोनों का प्रयोग क्षेत्र भी भिन्न है और दोनों मानव समाज की संप्रेषण संबंधी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात दोनों ही क्या है, आवश्यक है। बोलकर अपनी बातें हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चरित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए ये जरूरी है कि सुनने वाला अर्थात श्रोता सामने हो। भाषा के उच्चरित रूप को कोई भी बच्चा अपने परिवार, परिवेश और समाज में रहकर स्वतः अर्जित कर लेता है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, जबकि लिखित भाषा के लिए उसे शिक्षा लेना पड़ता है। तो मनुष्य उच्चरित भाषा अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेता है। उच्चरित भाषा के विविध रूप समाज में प्रचलित होते हैं, जैसे हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। इन बोलियों को बोलने वालों का उच्चरित रूप एक दूसरे से भिन्न होता है। इस तरह से अगर उच्चरित रूप का बात किया जाए तो बहुत तरह की भाषाएं हैं और बहुत तरह की बोलियां हैं जो उन भाषाओं से उत्पन्न हुई है। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप से वाक या फिर स्पीच का नाम भी दिया गया है। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है। सभी मानव समाज के समूह परस्पर संप्रेषण के लिए भाषा के उच्चरित रूप का ही प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिखित भाषा की क्या प्रकृति होती है। तो भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का परिणाम है, क्योंकि जो प्राचीनतम भाषा है वो तो मौखिक भाषा ही है। पहले लोग बोलना सीखे और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे भाषा के लिखित रूप का भी विकास हुआ। वो एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया और वो एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता को निखारा है। लेखन का आविष्कार साहित्यिक प्रयोजन के लिए तो नहीं हुआ था, लेकिन इसने साहित्य को संभव जरूर बनाया। अर्थात पहली बार जब ये लिखित भाषा का खोज किया गया तो उसे साहित्य लिखने के प्रयोजन से शायद ही नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने ही साहित्य को संभव बनाया। आज हमारे पास जो लिखित साहित्य का भंडार है वो लेखन के द्वारा ही संभव हो सका है। बोलचाल की भाषा के तुलना में लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई दिखाई देती है। इसलिए लिखित भाषा उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है। हम अपने भावों और विचारों को लेखन के द्वारा ही
भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अनंत कालों तक हम सुरक्षित रख लेते हैं। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों को अभी तक हम पढ़ पाते हैं क्योंकि वो लिखित रूप से सुरक्षित है। अब बात करते हैं कि उच्चरित और लिखित भाषा में भेद। तो ये जो टॉपिक है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो पाएंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। तो बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मक इकाइयाँ अर्थात ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में लेखीमीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि लिपि का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा या वाक्य के उत्पादन में वायु फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है। मुख के अलग अलग उच्चारण स्थान उस वायु के निकलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इसके आधार पर ही भाषा विज्ञान में स्वर और व्यंजन वर्णों का उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो लिखित भाषा के अंतर्गत उच्चरित ध्वनियों का लिखित चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। इस प्रकार उच्चरित ध्वनि प्रतीक के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। उच्चरित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में मिलता है, अर्थात जिस तरह का उच्चरित भाषा होगा लिखित भाषा भी लगभग उसी प्रकार का होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि सभी भावों को लिखित भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं हो पाता। भाषा के विकास के समय उच्चरित रूप की प्रधानता रहती है, जो लेखिम निर्धारण को भी प्रभावित करती है। लिखने में उच्चरित भाषा के रूपों का आना भिन्न संप्रेषण जन्य स्थिति उत्पन्न करता है। बोलते समय हमारे मन में श्रोता या श्रोता वर्ग विद्यमान रहता है, जबकि लिखित भाषा रूपों को लिखने वाला व्यक्ति या लेखक अपने पाठक से दूर होता है। इसमें संदेह नहीं कि लिखित और उच्चरित दोनों ही भाषा रूप मानव समाज के संप्रेषण व्यापार में अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण तो दोनों ही है। भाषा संप्रेषण व्यवस्था के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि इसमें एक और वक्ता या लेखक होता है। मौखिक संप्रेषण के लिए वक्ता और लिखित संप्रेषण के लिए लेखक, जो संदेश भेजता है, और दूसरी तरफ श्रोता या फिर पाठक होता है, अर्थात मौखिक संप्रेषण को सुनने के लिए श्रोता और लिखित संप्रेषण को पढ़ने के लिए पाठक। जो संदेश को ग्रहण करता है, वक्ता और श्रोता के बीच संदेश के आदान प्रदान को संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। तो यही तो संप्रेषण है कि जब हम अपनी बातों को बोलते हैं, कोई संदेश भेजते हैं और उसको जो श्रोता है या पाठक है उसे सुनकर या पढ़कर उसे समझ लेता है, तो यही क्रिया तो संप्रेषण कहलाती है। ध्यान देने की बात है कि कथ्य रूप में अपने भाव, विचार या अनुभूति को संदेश का रूप देने के लिए वक्ता किसी कोड का सहारा लेता है। तो कथ्य को संदेश रूप में बांधने की प्रक्रिया को ही कूटबद्धता या इनकोडिंग कहा जाता है। तो श्रोता भी संदेश के भाव को ग्रहण करने के लिए इसी कोड की सहायता लेता है, और उस केस में उसको विकोडीकरण या डिकोडिंग कहा जाता है। अर्थात जिस कोड में लिखा जाता है उसी का कोड में क्या है, उसको पढ़ा भी जा सकेगा, है ना। लिखित और उच्चरित दोनों ही संदेशों में संप्रेषण की यह व्यवस्था कार्य करती है। इसमें 6 उपादान की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वक्ता, श्रोता, संदर्भ, संदेश, कोड और सरणी, ये 6 उपादानों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं। तो ये भी टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं। लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है ना, इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि उच्चरित भाषा अस्थायी।
लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं, अर्थात लेखन संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार दे देता है ना। अर्थात लिखने के कारण ही इस क्षेत्र को बहुत ही व्यापक बना सकते हैं। बार बार इसका वाचन करना संभव हो पाता है, अर्थात जब भी मन किया तो उसको पढ़ा जा सकता है, जबकि वाक संप्रेषण का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। बिना किसी उपकरण के मानव स्वर बहुत दूर तक पहुंच भी नहीं सकता है। लिखित संरचना अधिक सुगठित, मानकीकृत और एकरूपता लिए हुए होती है। लिखित संदेश देने की व्यवस्था होने पर संदेश वाहक की मध्यस्थता समाप्त होने लगती है। लिखित संदेश से संदेश की गोपनीयता को भी बनाए रखना संभव होता है ना। अर्थात जो हम अपनी बात है उसको हम गुप्त भी रख सकते हैं, संदेश के द्वारा गुप्त रूप से भेज भी सकते हैं। लेखन के आविष्कार से ही सामाजिक जरूरत की आपूर्ति संभव हुई और भाषिक व्यवहार की नई दिशाएं खुल गई। लिखित भाषा वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विभिन्न विराम चिन्हों एवं निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टता के साथ बंधी होती है, किंतु बोलचाल की भाषा में लिखित भाषा जैसी संरचनात्मक जटिलता या कसाव नहीं आ पाता। लिखित भाषा की संरचना में हमें एक क्रमबद्धता दिखाई देती है, परंतु बोलचाल की भाषा में ये क्रमबद्धता नहीं रहती है। इसके क्रम में क्या है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। बोलचाल की भाषा में परस्पर आदान प्रदान के कारण बोधन के अंतराल को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाता है, लेकिन लेखन में तो लेखक को ही इस अंतराल के विषय में पूर्व संभावना करके चलना पड़ता है। लिखित भाषा में अनेक विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं जो मौखिक भाषा में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक उसका उल्टा बात भी उतना ही सही है कि मौखिक भाषा के भी बहुत सारे अभिलक्षण हैं जो लिखित भाषा में दिखाई नहीं दे सकते। अभी लिखित भाषा की बात हो रही है तो उदाहरण के लिए विराम चिन्ह, विविध प्रकार की लेखनीय आकृतियाँ, तरह तरह के रंगों का प्रयोग आदि। बोलचाल में तो केवल खंडेतर अभिलक्षणों जैसे सुर, तान, लय, बलाघात, संहिता आदि का ही आधार बनाया जा सकता है और कुछ लेखनीय युक्तियों को इन्हीं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात ये दोनों ही क्या है, रूपों का अलग अलग विशेषता है। लिखित भाषा का बात करते हैं तो हम लोग उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुछ लेखनीय आकृतियों का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बोलचाल की बात आती है तो उसमें हम लोग जो खंडेतर अभिलक्षण है ये सब का प्रयोग करते हैं, जैसे सुर, ताल, लय, बलाघात, संहिता, ये सब को प्रयोग किया जाता है। लेखन में विशिष्ट बात पर किसी का ध्यान आकर्षित करने की युक्तियां हैं, मौखिक भाषा की युक्तियों से जो अलग होती है, क्योंकि मौखिक भाषा में हाव भाव का प्रयोग करना संभव है लेकिन लेखन में नहीं। अर्थात कोई अगर मेन पॉइंट है, विशिष्ट बात है, तो उसको दिखाने के लिए लेखन में कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, जैसे उसको बोल्ड में लिखा जाए या इटैलिक में लिखा जाए या अलग कलर किया जाए, इस तरह का। लेकिन जब मौखिक भाषा की बात आती है तो हम अपने हाव भाव के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण में भी पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रत्येक भाषा में कुछ संरचनाएं ऐसी मिलती है जिनका प्रयोग केवल लिखित भाषा में तो संभव है परंतु मौखिक भाषा में नहीं। शब्दावली के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग लिखित भाषा में तो होता है परंतु बोलचाल की भाषा में बिल्कुल नहीं होता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का प्रयोग लेखन में तो मिल जाएगा, लेकिन बोलचाल में प्राय इन शब्दों का प्रयोग होता ही नहीं है। बोलचाल की भाषा के तुलना में लिखित भाषा अधिक जटिल, विविधतापूर्ण, रूढ़ तथा औपचारिक होती है। मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक मानक भी होती है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में मानकीकरण की प्रक्रिया का संबंध भाषा के लिखित रूप से ही होता है।
मौखिक रूप से नहीं। तो इस तरह से क्या है, कई तरह है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिखित भाषा को और मौखिक भाषा को। साथ ही लिखित भाषा में प्राय रूढ़ अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निमंत्रण पत्रों की भाषा, सामाजिक कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाली औपचारिक संबोधन की शब्दावली। ये लगभग रूढ़ होती है, अर्थात ये फिक्स होती है कि किसी को निमंत्रण पत्र देना है तो इसमें इन शब्दों का ही क्या है, प्रयोग करना होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उच्चरित भाषा के प्रकार्य की। मानव के संप्रेषण व्यापार में उच्चरित भाषा ही मूलभूत भाषा होती है। पहले भी हम लोग चर्चा किए, जो प्राचीनतम रूप है, जो मूल रूप है, वो तो मौखिक भाषा ही है। इसी कारण किसी भी भाषा समाज में भाषा बोलने वालों की संख्या भाषा लिखने या पढ़ने वालों की संख्या के तुलना में कहीं अधिक होती है। उच्चरित भाषा रूप का भौगोलिक क्षेत्र भी विस्तीर्ण होता है, बड़े क्षेत्र में बोला जाता है और इसके विविध रूप भाषा समाज में व्यवहृत मिलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां इसके उदाहरण हैं। किसी क्षेत्र विशेष की सामाजिक वर्ग की बोली अनेक कारणों से सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर मानक रूप में स्वीकृत हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी बोलियां आज भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। अर्थात उच्चरित भाषा ही भाषा का आधार होती है। मानक भाषा में उच्चरित भाषा की अपेक्षा प्राय वैविध्य कम मिलता है, उसमें क्रमशः विकल्पन की प्रवृत्ति कम होती है। अर्थात जो लिखित भाषा है उसमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, लेकिन मौखिक भाषा में बहुत सारी विविधताएं हो सकती है। उच्चरित भाषा समाज में अनेक प्रकार्य निभाती है और इसके रूप भिन्न होते हैं। प्रयोक्ता के कारण उच्चरित भाषा में विकल्पन या भेद दिखाई देता है। प्रयोक्ता के भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक स्तर भेद तथा उसके सांस्कृतिक भेद का प्रभाव भाषा के उच्चरित रूप पर पड़ता है। प्रकार्य और विस्तार के कारण ही उच्चरित भाषा में सरलीकरण, कोड मिश्रण, तद्भवीकरण आदि को अपनाया जाता है। तद्भवीकरण अर्थात जो भाषा का जो मूल रूप है, जो तत्सम शब्द है, उसको तद्भव में बदलने की प्रक्रिया। तो ये सारी प्रक्रियाएं उच्चरित भाषा में बहुत आसानी से हो जाती है। अब हम लोग जान लेंगे लिखित भाषा के प्रकार्य को। लिखित भाषा के कई प्रकार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्मृति में सहायक। अगर मौखिक सूचनाएं हैं, इसको बहुत दिनों तक याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उन सूचनाओं को लिखित रूप में रखा जाए तो फिर जब भी ज़रूरत होगा तो उसे हम फिर से देख सकते हैं। तो प्रारंभ में सूचनाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों को स्मृति के आधार पर ही संरक्षित कर पाना होता था। अर्थात मौखिक जो सुन लेते थे लोग, उसी को स्मृति में याद रखते थे। लेखन के विकास में उसका स्मृति प्रकार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात याद रखने की जो प्रक्रिया है वो लेखन के विकास से ही क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अतीत की इन सभी सूचनाओं को मौखिक रूप से हस्तांतरित करने पर मूल संदेश में भी निरंतर परिवर्तन आना संभव है, जबकि इन सूचनाओं और संदेशों को अगर लिखित रूप में रखा जाए तो इसे जो मूल रूप है इसका इस रूप में रखना संभव हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार, तो लिखित संप्रेषण दूरी और काल दोनों की सीमाओं को पार कर लेता है, इसलिए लेखन को संप्रेषण के क्षेत्र में दूरी का माध्यम कहा गया है। अर्थात लिखित संप्रेषण के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में हम अपनी बातों को बहुत जल्द पहुंचा सकते हैं। प्रसारण का माध्यम, अगर इस पर बात करें तो लिखित संदेश उच्चरित संदेश की तरह उसी समय प्रेषित करना जरूरी नहीं होता, इसे बाद में भी उपलब्ध कराया जा सकता है। लिखित भाषा रूप की यह विशेषता उसे प्रसारण माध्यम के रूप में स्थापित करती है।
सामाजिक नियंत्रण की अगर बात करें तो लेखन के स्थायित्व के कारण ही सामाजिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित रखा जा सकता है। लोग मौखिक शब्दों की तुलना में लिखित शब्दों पर ही अधिक विश्वास करते हैं और इस तरह से क्या है, सामाजिक नियंत्रण हो पाता है। सौंदर्य शास्त्रीय प्रक्रिया की अगर बात करें तो लिखित माध्यम के कारण ही भाषा में बहुत ज़्यादा सुंदरता आ पाया है। जो लेखन की कला है, सुलेखन जो बोलते हैं, वो बहुत ही विकसित और समृद्ध कला के रूप में आजकल देखा जा सकता है। शाब्दिक कला को भी सुंदर रूप दिया जा रहा है। बहुत सारे लेखक हैं जो अपनी रचनाओं में विभिन्न छंदों के माध्यम से, विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के विराम चिन्ह के प्रयोग करके इसके सौंदर्य को और भी वृद्धि किए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन, अर्थात जो बातें हम बोलते हैं उसको हम किस तरह से लिख कर भी व्यक्त करते हैं, इसी को देखेंगे। तो उच्चरित भाषा की ध्वनि संबंधी सभी विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव है। अर्थात जितनी ध्वनियाँ हम निकालते हैं सभी को तो लिपिबद्ध करना असंभव है। उच्चरित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती है जिनको लेखन में शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास में उच्चरित भाषा में यह लिखना कि वह रोते हुए आया, कोटेशन मार्क के अंदर, वह जोर से हंसने लगा, कोटेशन मार्क के अंदर। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जो उच्चरित भाषा है उसका लेखन के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाओं या चेष्टाओं में किस किस प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताएं निहित है, उसे लिखित शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। अर्थात जो मौखिक भाषा है उसका जो विभिन्न एक्सप्रेशन है, वो सारे एक्सप्रेशन को लेखन के माध्यम से स्पष्ट कर पाना तो मुश्किल तो होता है। फिर भी जो सृजनात्मक साहित्यकार हैं या वो लिखते हैं बहुत अच्छे से, वो क्या करते हैं, उच्चरित भाषा के अधिकांश विशेषताओं को लिखित भाषा में भी व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी भाषा में जैसे आप देखते हैं कि लिखने के क्रम में बीच बीच में क्या है, तिरछी लिखाई, जिसको हम लोग इटैलिक्स बोलते हैं, तो इटैलिक्स में लिखकर इस तरह के शब्दों को व्यक्त किया जाता है। हिंदी में भी किसी शब्द के अभिव्यक्ति या उस कथन की विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह को बीच में रखा जाता है। नाटकों में कोष्ठक में रंगमंच निर्देश के साथ साथ पात्रों की गतिविधियों के संकेत और सूचनाएं दी होती है। अब नाटक को पढ़ेंगे, एकांकी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर में क्या है, बॉक्स में कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है, रंगमंच का जो निर्देश है वो दी जाती है। तो इससे भी क्या है, बहुत सारा स्पष्ट हो पाता है। अर्थात जो मौखिक भाषा है उसको लिखित रूप दिया जा सकता है। लिखित भाषा में उच्चारण संबंधी विविधताओं को व्यक्त करने का साधन कम होने पर भी लेखक इन सीमित साधनों से ही उच्चारण की विविधताओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का प्रभाव, है ना। अर्थात जो भाषा हम लिखते हैं तो उसमें उच्चरित भाषा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कई प्रभाव पड़ता है। अभी पहला देखते हैं पॉइंट, वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग। तो यह लेखन की सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है। इसमें लेखक उच्चारणात्मक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए वर्णनात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, विराम चिन्ह का प्रयोग। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। लेखन व्यवस्था में विराम चिन्ह का प्रयोग एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग प्रत्येक लेखक करता है। लिखित भाषा में कहीं रुकना, कहीं बल देना, कहीं भिन्न भिन्न अनुतान के साथ बोलना आदि मौखिक युक्तियों के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है और इनके प्रयोग द्वारा जो उच्चरित भाषा है उसका प्रयोग किया जा सकता है लेखन में भी। अर्थात लेखन में पढ़ने के क्रम में भी हम समझ सकते हैं कि ये इसका उच्चारण कैसे करना है, या अगर इसको मौखिक रूप से कहा जाना है तो किस तरह से कहा जा सकता है। उच्चरित भाषा में विभिन्न स्थानों पर वक्ता
किस रूप में रुकता है, कितनी अवधि के लिए रुकता है, रुकते समय उसकी भंगिमा प्रश्न पूछने की है या आश्चर्य प्रकट करने की, इनके लिए भी लिखित भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही वर्तनी में परिवर्तन अर्थात लेखक प्रादेशिक प्रभाव अथवा अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों की जो सही वर्तनी है तो उसमें भी क्या कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं। जैसे शहरी व्यक्ति है तो उनके लिए जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ा सा भाषा के रूप में चेंज कर दिया जाता है, या फिर बोलिएगा तो सेम ही जो शब्द है तो उसका जो वर्तनी है वो थोड़ा अलग अलग कर दिया जाता है। वैसे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके भाषाओं में भी अंतर को दिखाने के लिए ऐसे वर्तनी में परिवर्तन किए जाते हैं। साथ ही इस तरह का जो वर्तनी में परिवर्तन वो विज्ञापन में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। वर्तनी में फेरबदल की युक्ति का प्रयोग लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वैसे ही ये भी एक युक्ति है कि मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखना। किसी बात पर बल देने अथवा कोई महत्वपूर्ण बात बताने अथवा किसी विशेष कथन की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लेखक उस वाक्य या कथन को सामान्य लिखावट की तुलना में मोटे गाढ़े अक्षरों में लिख देता है, तो इससे भी पाठक समझ जाते हैं कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। वैसे ही टंकित सामग्री में अंतराल या स्पेस छोड़कर लिखना। स्पेस छोड़ना अर्थात दो शब्दों के बीच का जो गैप है उसको स्पेस बोलते हैं, है ना। तो स्पेस या अंतराल छोड़कर लिखने से भी लेखक बोलचाल की भाषा की स्वाभाविकता को लेखन में बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। वर्णों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति यह भी एक तरीका है। तो उच्चारण की वास्तविकता को लेखन में उतारने के लिए लेखक शब्दों और वर्णों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो ये रहा ये टॉपिक। इस तरह से आज का जो वीडियो है उस वीडियो के सारे जो टॉपिक्स है उसको हम कवर कर लिए। जल्द ही इसका जो अगला इकाई है उसका वीडियो लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।